एनटीए यूजीसी नेट सेकेंड पेपर ज्योग्राफी जियोमॉर्फोलॉजी का प्रथम मतलब यूनिट ही है जियोमॉर्फोलॉजी, उसका संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक हम ख़त्म कर चुके हैं। आज से पढ़ाएंगे क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में सबसे पहले हम पढ़ाएंगे वायुमंडल का संगठन एवं संयोजन, जैसा कि उसके सिलेबस में लिखा गया है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम चलते रहेंगे, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर जियोमॉर्फोलॉजी को आप देखते हैं तो उसमें दिया रहेगा कि जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, हमारे अगर यूनिट वाइज देखेंगे, हमारा वीडियो अगर आप देखेंगे तो यूनिट वाइज, जैसे प्रथम यूनिट अभी ख़त्म हुआ है तो उसका हर एक टॉपिक हम लेकर के चले हैं और ख़त्म भी कर चुके हैं। आज से क्लाइमेटोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे और पहले टॉपिक से वायुमंडल का संगठन एवं संयोजन से हम स्टार्ट करेंगे। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको लाइक करिए और दूसरों में शेयर भी करिए। जियोमॉर्फोलॉजी का जितना भी टॉपिक है, ठीक है, जितना हम पढ़ा चुके हैं, वह अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर आप जाकर ज्वाइन हो जाते हैं तो वहाँ पर अब हम पूरा जितना भी उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स है वहाँ पर डाल देंगे, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का पूरा समझ लीजिए उसमें यूनिट हम बनाए हैं, आप उसमें जाकर ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम में, वहाँ भी नोट्स हम डालेंगे। और इंस्टाग्राम है, वहाँ भी ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर भी हम अच्छी अच्छी पोस्टें डालते रहते हैं और जो भी चीज़ें आपको आवश्यक हों उस पर भी हम वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। और जितने भी सोशल मीडिया से संबंधित उसमें हैं उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। आज से हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा रहे हैं और आप इसका आनंद लीजिए और अपने अध्ययन को आप ऊंचाई तक ले जाइए। चलिए हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम ये देखते हैं वायुमंडल का संगठन एवं संयोजन, मतलब स्ट्रक्चर आर लेयर्स आर स्ट्रेटा ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब इसको कई नामों से हम जानते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब होता क्या है? आखिरकार हम जहाँ पर सांस लेते हैं, ठीक है, हम पृथ्वी के तल पर खड़े हैं, समझ में आया? देखिए वायुमंडल पहले समझ लीजिए है क्या। ठीक है, जहाँ पर हम खड़े हैं पृथ्वी पर खड़े हैं, अब पृथ्वी पर हमारे पांव जमे हुए हैं, ठीक है, और हम जहाँ से सांस ले रहे हैं वो है नाक। ठीक है, अब यह नाक कहाँ पर है? हमारे वायुमंडल में है। ठीक है, अब यह वायुमंडल में चाहे कोई छोटा इंसान हो वह भी वायुमंडल से सांस ले रहा है, और यह कोई बड़ा इंसान हो, कहने का मतलब कोई बच्चा हो तब भी वह हमारे एटमॉस्फेयर से सांस ले रहा है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है। ठीक है, और अगर कोई बड़ा इंसान हो, ठीक है, 6 फुट का हो, वह भी हमारे एटमॉस्फेयर से सांसें ले रहा है। तो ये ले कहाँ से रहा है? हमारे वायुमंडल से। ठीक है, अब इसको हम जानेंगे कि यह वायुमंडल आखिरकार होता क्या है। इसको हम आखिरकार ज़मीन से ऊंचाई पर हम जाएंगे जब, ठीक है, ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या? इसी को जानने के लिए हम वायुमंडल का संगठन एवं संयोजन पढ़ रहे हैं, जहाँ से विभिन्न प्रकार के प्रश्न हमारे यूजीसी नेट के सेकंड पेपर मतलब ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। तो वहाँ से हम एग्ज़ाम लायक जो भी प्रश्न रहेंगे उनको पुटअप करेंगे। ठीक है, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के जीएस में भी ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम बस मेनली यह बेस रहेगा मेरा कि यूजीसी नेट में जहाँ से प्रश्न उठते हैं उनको हम देखिए। स्टेटस थोड़ा सा तो टफ है, कहने का मतलब जीएस के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर देखा जाए थोड़ा सा टफ हमको देखने को मिलेगा, लेकिन टफ का मतलब ये नहीं है कि कठिन का मतलब जैसे कि हम बता ही ना पाएँ। कहने का मतलब क्या है, यहाँ थोड़ा सा डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा और मतलब कि थोड़ा थ्योरिकल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर डेटा रटना नहीं है, यहाँ पर डेटा कैसे बना उसको हमें समझना है कि यह डेटा आखिरकार बना कैसे। देखिए अगर हम यह समझ लेंगे कि यह प्रश्न निकाला किस प्रकार से गया है, ठीक है, तो कहने का मतलब थ्योरी पढ़े, जब थ्योरी पढ़े तो डेटा निकला। और एक थ्योरी में एक डेटा नहीं रहता है, एक थ्योरी में हजारों डेटा रहते हैं, चाहे वो बने या एग्जाम में पूछे गए हों या ना गए रहे हों। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हैं तो आप खुद व खुद 1000 प्रश्न उसका बना सकते हैं खुद से, अपने आप से, अपने दिमाग से, और वह जहाँ तक है आपके लिए लाभकारी होगा। चलिए देखते हैं यह एटमॉस्फेयर हमारा जो वायुमंडल है इसका संगठन क्या है और कई लेयर में है बटे हुए हैं। इसको थोड़ा सा हम यह समझते हैं आखिरकार यह वायुमंडल हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, यह थोड़ा सा हमें पहले इसको समझते हैं हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि जैसे हमारी यह पृथ्वी है, ठीक है, अब यह पृथ्वी
पूरी तरीके से गोल है और हम बसे कहाँ हैं, इसी पृथ्वी के ऊपरी सतह पर बसे हुए हैं। अब देखिए यह पृथ्वी पूरी तरीके से गोल होने के साथ साथ पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव भी कर रही है। ठीक है, हम अगर मान लीजिए कहीं पर हैं, ठीक है, यह पूरा फुटबॉल समझ लीजिए, पृथ्वी को पूरा फुटबॉल समझ लीजिए कि यह गोल है और उसी फुटबॉल पे सब नदियां हैं, ठीक है, समुद्र है, स्थल हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, मनुष्य हैं, जंगल हैं। कहने का मतलब हर एक जीव जंतु, मतलब एक जीवित इंसान और एक निर्जीव वस्तु सब इसी पर विद्यमान है। कहने का मतलब ऊपर, ठीक है, इस फुटबॉल के ऊपर जैसे हम इधर देख रहे हैं वैसे उधर भी है, वैसे इधर भी है, वैसे उधर भी है। कहने का मतलब एक फुटबॉल है ना, जब आप सामने से देखते हैं तो सामने से गोल नजर आता है लेकिन उसका पिछला हिस्सा नहीं दिखता, तो कहने का मतलब 2D में उसे देखते हैं। 3D में अगर देखेंगे तो ये पूरी तरीके से गोल है, ये घूम भी रहा है चारों तरफ, ठीक है, हम उसी पर बसे हुए हैं। अब देखिए हम अगर इस पर खड़े हैं, ठीक है, अब इससे यह जो वायुमंडल है, कहने का मतलब ये देखिए ये चारों तरफ पृथ्वी के घेरे हुआ है पूरा वायुमंडल, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर भी लगा रहा है। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए ये सूरज है, ठीक है, अब सूरज स्थिर है, अब यह पृथ्वी क्या है, पृथ्वी ऐसे ऐसे इसका चक्कर लगा रही है, ठीक है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, मतलब एक साल में इस सूर्य का पृथ्वी यहां से लेकर के फिर से होकर के यहां आ जाती है। कहने का मतलब क्या है, 6 महीने में यहां तक आ जाएगी पृथ्वी, सूर्य के इस साइड से इस साइड, फिर इस साइड से इस साइड। तो मतलब सूरज का चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी एक बार सूर्य के नजदीक आ जा रहा है, फिर एक बार सूर्य के दूर हो जा रहा है, फिर एक बार नजदीक आ रहा है, फिर एक बार दूर हो जा रहा है। मतलब साल भर में सूर्य का चक्कर जब पृथ्वी लगा रही है तो यहाँ 3 महीने पर नजदीक, फिर 3 महीने पर दूर, फिर 3 महीने पर नजदीक, फिर 3 महीने पर दूर। कहने का मतलब 3-3 महीने करके यह एक साल पूरा करती है पृथ्वी चक्कर लगाते वक्त। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी जो चक्कर लगा रही है सूरज का, ठीक है, सूरज का जब चक्कर लगा रही है पृथ्वी तो इसी में मौसम परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। इसी में सर्दी आती है, इसी में गर्मी आती है, इसी में बरसात होता है, इसी में शरद ऋतु, इसी में बसंत ऋतु। कहने का मतलब क्या है, ऋतु परिवर्तन सूर्य का जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तब होता है, और दिन रात तब होता है जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब सिर्फ अपनी धुरी में घूमती है। कहने का मतलब अगर इसको हम सूर्य मानते हैं और इसको पृथ्वी, तो यह जो चक्कर सूरज का लगा रही है पृथ्वी, इसको कहते हैं ऋतु परिवर्तन। और अपने स्थान पर घूम भी रही है, इसका चक्कर भी लगा रही है, तो अपने स्थान पर जो घूम रही है वो 24 घंटे में लग जा रहा है, लेकिन इसका जो चक्कर लगा रहा है पृथ्वी तो वह एक साल मतलब 365 दिन में करीब लगा ले रहा है। तो इसको जब घूम रहा है पृथ्वी तो एक बार दूर, फिर यहाँ रहे नजदीक, फिर यहाँ दूर, फिर यहाँ नजदीक, फिर यहाँ दूर, फिर यहाँ नजदीक। तो कहने का मतलब जो नजदीक आता है तो सूर्य की किरण पृथ्वी पर ज्यादा पड़ती है तो गर्मी आता है, दूर जाता है तो ठंडी हो जाती है, फिर नजदीक आता है तो फिर गर्मी, फिर दूर होता है तो फिर ठंडी। कहने का मतलब सूर्य के नजदीक पृथ्वी जाएगी तो सूरज दहकता हुआ आग का गोला है, नजदीक जाएगा तो यहाँ पर गर्मी, और दूर जाएगा तो यहाँ पर सर्दी, फिर नजदीक आएगा तो क्या हो जाएगा, फिर से वही स्थिति हो जाएगी। कहने का मतलब एक बार आखिरकार जब एक बार दूर एक बार नज़दीक ये हो रहा है पृथ्वी, तो कहीं ना कहीं ऐसी अवस्था आएगी कि ना ज़्यादा दूर रहेगा ना ज़्यादा नज़दीक रहेगा। जब मीडियम अवस्था पर वही है बसंत, फिर जब इधर से जा रहा है तो जब ज़्यादा दूर नहीं रहेगा ज़्यादा नज़दीक नहीं रहेगा, मतलब नज़दीक से दूर जा रहा है या दूर से नज़दीक आ रहा है, तो एक अवस्था ऐसी, एक दूरी ऐसी बनेगी कि जहाँ पर वह दूरी न ज़्यादा रहेगी न कम रहेगी, एक विशेष प्रकार की ऋतु हमें देखने को मिलेगी। उसी को कहते हैं बसंत या उसी को कहते हैं शरद ऋतु। मतलब न ज़्यादा गर्मी रहती है उस वक्त, न ज़्यादा सर्दी रहती है उस वक्त। कहने का मतलब हमारा यही है कि जब पृथ्वी चक्कर लगा रहा है सूरज का तो यहाँ पर ऋतु परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। अब हमें जो पढ़ना है एटमॉस्फेयर, मतलब हमारा वायुमंडल, ठीक है, इसका संगठन, इसका संयोजन, कि मतलब हमारे वायुमंडल में आखिरकार है क्या। अब देखिए नॉर्मल इंसान अगर ये देखता है कि हम तो पृथ्वी पे खड़े हैं, हवा चल रही है, पेड़ पौधे हिल रहे हैं, उनका पत्तियां हिल रही हैं, तो वह ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं तो हम उनको ऑक्सीजन ले रहे हैं। कहने का मतलब ऊपर देखते हैं सूर्य दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहा है,
क्या मतलब, कहाँ लेयर, कैसा लेयर, मतलब सूरज तो दिख रहा है, लेयर कोई होता तो उसमें हमें अंतर दिखाई देता ऊपर से नीचे तक। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम यह देखिए सूरज देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर चांद देख रहे हैं, तो हम यहाँ से अगर यह देख रहे हैं तो कहाँ से लेयर, कैसी लेयर, ठीक है, लेकिन लेयर है। अब बता रहे हैं कैसे। देखिए जहाँ पर हम हैं वो क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद समताप मंडल, फिर उसके बाद मध्य मंडल, फिर उसके बाद आयन मंडल। तो कहने का मतलब ऐसे लेयर बनी हुई हैं और हर एक लेयर का अपना एक महत्व भी है, ठीक है। हम मनुष्य दैनिक जीवन में 2 लेयर में तो लगभग जाते ही रहते हैं। कहने का मतलब क्या है, क्षोभ मंडल, हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में ही उड़ता है, ठीक है। अब समताप मंडल, यहाँ पर हमारे विदेश जो प्लेनें जाती हैं वहाँ पर समताप मंडल में उड़ता है। अब यह कितने किलोमीटर की दूरियां हैं इन लेयर में, यह सब हमें पढ़ना है। और क्षोभ मंडल में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी गैसें हैं जिससे हम जिंदा रह सकते हैं, समताप मंडल में कौन सी ऐसी गैसें हैं जिससे हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, आयन मंडल में, मध्य मंडल में ऐसी कौन सी गैसें हैं जो हमारे लिए उपयोगी भी हैं और हमारे लिए खतरनाक भी हैं, ठीक है। हम यह पारदर्शी लेयर हैं। कहने का मतलब क्या है, हम यहाँ देखते हैं तो ये लेयर हमें दिखाई नहीं देती, यहाँ की गैसें हमें दिखाई नहीं देती हैं, बस पारदर्शी हैं। चांद हमें दिख जाता है, सूरज हमें दिख जाता है, तारे हमें दिख जाते हैं। कहने का मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें दिखती हैं, लेकिन हम यह देख नहीं सकते हैं कि यह लेयर कैसे अलग है एक दूसरे से। तो हमारे यूजीसी नेट में पढ़ना यही है ज्योग्राफी में कि यह जो लेयर है इसका संगठन, कहने का मतलब यह क्षोभ मंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, इसमें कौन सी गैसें, इसमें कौन सी गैसें, तो यही हमें पढ़ना है और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला लेयर क्षोभ मंडल, देखते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं और यहाँ से प्रश्न किस तरीके से हमसे पूछे जाते हैं। देखिए सवाल यह बनता है कि आखिरकार यह परतें पाई क्यों जाती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है। अब यहां सूरज है, यह अपना प्रकाश पृथ्वी की सतह पर डाल रहा है, ठीक है। अब कई गैसें हैं, भारी हैं, जैसे जलवाष्प, ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तब भी हल्की है लेकिन वह भारी में ही गिना जाएगा। तो जलवाष्प, ऑक्सीजन, धूलकण, कार्बन डाइऑक्साइड, यह बहुत सारी ऐसी गैसें हैं जो भारी हैं। अब भारी गैसें क्या होंगी, पृथ्वी का अपना एक गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है। पृथ्वी का अपना एक गुरुत्वाकर्षण है, चीज़ों को अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब जो भारी चीज़ें हैं वो पृथ्वी की तरफ चली आ रही हैं, कहने का मतलब पृथ्वी की सतह पर चली आ रही हैं, ठीक है। जब पृथ्वी की सतह पर आ रही हैं और हल्की गैसें, अपेक्षाकृत जो हल्की गैसें वो भी हैं, लेकिन उसमें क्या है, वह दूर है, पृथ्वी से दूर है। पृथ्वी उन चीजों को अपनी तरफ खींचने में असमर्थ है, मतलब असमर्थ नहीं है, मतलब खींच तो रहा है लेकिन वह उतना अट्रैक्ट नहीं हो रही हैं जितनी भारी गैसें, ऑक्सीजन, जलवाष्प, धूलकण, ठीक है। यह सब चीजें आकर्षित तो हो जा रही हैं लेकिन अन्य गैसें जो हल्की हैं वह दूर हैं। तो जो देखिए जो भारी हैं नीचे बैठ रही हैं। अब जहां पर स्टार्ट हो रहा है कि हल्की गैसें, वह दूसरी लेयर में आ जाए, फिर उससे भी हल्की तीसरी लेयर में, फिर चौथी लेयर में। तो कहने का मतलब इसी तरीके से हम मनुष्य इस चीज़ों को बांट दिए हैं। क्षोभ मंडल क्या है, समताप मंडल क्या है, मध्य मंडल क्या है, आयन मंडल क्या है, तो इन लेयर को हम बांट दिए हैं। तो इसका क्या नाम है, क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल, इसे विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है, जब यहाँ पर ऐसी गैसें हैं जो क्रियाशील हैं, ठीक है, जैसे जलवाष्प हुआ, ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन हुआ, तो ये सब गैसें क्रियाशील हैं जो क्रियाएं करते हैं, ठीक है। हमें इसी लेयर में, क्षोभ मंडल में आंधी देखने को मिलेगा, ठीक है, तूफान देखने को मिलेगा, यहीं पर हमें समझ लीजिए वर्षा देखने को मिलेगी, यहीं पर हमें बादल देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब जितना भी डिस्टरबेंस होता है, वायुमंडलीय डिस्टरबेंस, वह इसी में होता है, ठीक है। अगर इसी में होता है तो हम जहाज कहाँ से उड़ाएंगे, यहाँ पर जहाज, यहाँ पर हम उड़ा ही नहीं सकते हैं। जहाज हमारे धीरे 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 उड़ करके कहाँ चला जाता है, समताप मंडल में, ठीक है। अब यहाँ यह आराम से उड़ सकता है क्योंकि यहाँ पर डिस्टरबेंस
है ही नहीं, यहाँ पर ऐसी गैसें है ही नहीं जो क्रिया करें और आपस में भिड़े और वहाँ वातावरण में हलचलें उत्पन्न कर दे। क्योंकि यह जो प्लेन जाती है विदेशों में, यह ऊपरी समताप मंडल से ही होकर के जाती है और यहाँ पर अगर उड़ेगी तो कहीं पर समझ लीजिए आंधी आ रहा है, कहीं पर कोहरा है, ठीक है, कहीं पर बादल घने, तो बादलों से भी ऊपर यह हो जाता है और अपने एक नियत स्थान और नियत पथ पर होकर के प्लेन अपने गंतव्य तक जाता है। तो अगर यहाँ पर उड़ेगा तो यहाँ डिस्टर्ब उसे होना है। देखिए कई ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं कि जहाँ पर हम देखते हैं कहीं हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, ठीक है, कहीं प्लेन क्रैश हो गया, तो होता क्या है, जितना कुछ क्रैश होगा इसी क्षोभ मंडल में ही होगा। अगर प्लेन होगी समताप मंडल में तो वहाँ कोई डिस्टर्बेंस होगा नहीं, इस वजह से प्लेन वहाँ पर क्रैश नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, क्षोभ मंडल हमारी पृथ्वी की सतह की सबसे समीपतम परत है, समीपतम यहाँ पर लेयर है, ठीक है। इसी में हम सारे गैसों को पाते हैं जो क्रियाशील हैं, जो भारी हैं, ठीक है। हमारी सूर्य की किरणें जो हैं वह पृथ्वी पर आती हैं, ठीक है, लॉन्ग वेव में नहीं शॉर्ट वेव में आती हैं। अब यहाँ पर शॉर्ट वेव में जब आई, शॉर्ट वेव क्या है, बहुत ही इस तरीके से, ठीक है, इस फॉर्म में आती हैं और यहाँ से टकरा करके पृथ्वी की सतह जब गर्म होती है, पृथ्वी गर्म हो चुकी पूरी, तो यहाँ से जब लौटती हैं ये, ठीक है, अगर देखिए कोई लोहा गर्म किया गया, ठीक है, धीरे उसको रख दिया गया, अब वह धीरे धीरे ठंडा हुआ। अब ठंडा कैसे होता है, अगर कोई समझ लीजिए एक लोहा है, ठीक है, लोहा को गर्म किया गया, अब लोहा को आग से निकाल कहीं रख दिया गया तो धीरे धीरे ठंडा होगा। जब धीरे धीरे ठंडा होगा तो इसकी जो ऊर्जा है, जो ये लाल हो गया था आग से, वह धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। अब यह कहने का मतलब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, पृथ्वी लाल तो नहीं हो जाती है, लेकिन जो भी ऊर्जा इस पर आती है सूर्य की, वह पूरी तरीके से गर्म पृथ्वी हो जाती है। अब यह जब आती है सूर्य की किरणें तो यह शॉर्ट वेव में आती है, ठीक है, बहुत शॉर्ट वेव में। अब यह जब ठंड रात का समय आता है, सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही हैं, अब यह ठंडी होगी पृथ्वी, ठीक है, एक तरफ तो हमेशा सूर्य रहेगा लेकिन एक तरफ तो रात होगी ही, तो जहाँ पर रात होगी वहाँ पर पृथ्वी ठंडी होगी। जब ठंडी होगी तो लॉन्ग वे में लौटती है, यह जो गर्मी है लॉन्ग वे में आसमान की तरफ जाती है। तो जब लॉन्ग वे में जाती है तो हमारा वायुमंडल इस तरीके से नहीं डिजाइन है कि लॉन्ग वे को पार यह गर्मी कर सके, यह आंतरिक रूप से फंस जाता है। तो इसीलिए पृथ्वी आखिरकार ऐसे गोल है और सूर्य का रोशनी जब इस पर पड़ रही है तो यहाँ पर अगर मान लीजिए एटमॉस्फेयर हमारा है और सूर्य की किरणें आ रही हैं तो आ तो जा रही हैं कि शॉर्ट वे में छेद करके हमारे इन्वायरमेंट ओजोन परत को छेद करके पहुंच जा रही है, लेकिन यहाँ से जब जा रही है तो लॉन्ग वे में जा रही है तो इसको छेद नहीं पा रही है, जिसकी वजह से इसी में रह जा रहा है। हम जब ऊष्मा बचत पढ़ाएंगे आपको तो यह पूरी चीज़ें अच्छे से बताएंगे। देखिए आ तो जा रहा है क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट वे में आ रही है, ठीक है, शॉर्ट वे में आने की वजह से यह छेद करके आ जा रही है, लेकिन जा तो रही है लॉन्ग वे में, जिस वजह से इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे और पूरा एटमॉस्फेयर हमारा गर्म रहता है, ठीक है। अगर यही शॉर्ट वे में भी लौटता ये गर्मी तो होता क्या, बर्फ जम जाता, पूरी तरीके से यहाँ जनजीवन नष्ट हो जाता, जनजीवन होता ही नहीं। लेकिन यह ऐसे डिजाइन है प्रकृति के द्वारा कि यहाँ पर जीवन संभव हो पाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जानते हैं लॉन्ग वे में जब लौटता है तो यहाँ पर है। तो कहने का मतलब क्षोभ मंडल की अवस्थाएं आप समझ गए कि क्षोभ मंडल है क्या, इसमें किस किस तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, ठीक है। जब हम आगे चल के ऊष्मा बजट पढ़ाएंगे तो हम आपको यह बताएंगे कि कौन कौन से गैस क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। अभी तो आप लेयर को पढ़िए, लेयर को समझिए कि यह संगठन आखिरकार बना कैसे है, ठीक है। चलिए हम और देखते हैं यह क्षोभ मंडल के बारे में। यहाँ पर अगर पृथ्वी की सतह है, ठीक है, यह क्षोभ मंडल है, सीमा है क्षोभ मंडल की, तब हमें यह देखने को मिलता है यह करीब समझ लीजिए 8 किलोमीटर, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी की सतह है, ठीक है। अब हम अगर यहां पर खड़े हुए हैं, अगर हम यहां पर खड़े होकर के ऊपर की तरफ देखते हैं तो करीब 8 किलोमीटर, लेकिन खड़े कहाँ हैं यह डिपेंड करता है कि हम खड़े कहाँ हैं। खड़े हम मान लीजिए ध्रुवों पर हैं तो वहां से 8 किलोमीटर ऊंचाई तक क्षोभ मंडल हमको मिलता है, ठीक है। अब अगर हम विषुवत रेखा पर खड़े होकर देखें तो यह ऊंचाई कहाँ तक चली जाती है,
16 किलोमीटर, ठीक है, 16 किलोमीटर। अब यह देखते हैं हम अगर हम मतलब कि ध्रुवों पर और विषुवत रेखा के बीच में आते हैं तो श्योर है यहाँ पर 13 किलोमीटर, 14 किलोमीटर। कहने का मतलब ध्रुवों से जैसे जैसे, देखिए होता क्या है, ये पृथ्वी है, ये है विषुवत रेखा, ठीक है। अब देखिए हमारे पृथ्वी का एक अपना गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है। अगर चीज़ों को अपनी तरफ खींच रहा है तो पृथ्वी सेम तरीके से अपनी तरफ किन्हीं चीज़ों को नहीं खींच रही है, कहीं पर तेजों से खींच रही है, कहीं पर मंद गति से खींच रहा है। तो जहां पर मंद गति से खींचेगा वहां का एटमॉस्फेयर मंद गति से रहेगा तो कम ही पृथ्वी के पास आएगा, और जहां से तेजों से खींचेगा तो वहां पर क्या हो गया, वहां पर सिकुड़ करके वह लेयर, मतलब क्षोभ मंडल की वह लेयर सिकुड़ करके पृथ्वी के सतह के समीप आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है, हो सकता है यह लेयर, अब समझ में आ रहा होगा आपके ये, ठीक है। अगर क्षोभ मंडल है, पृथ्वी के आखिरकार चारों तरफ ही तो वायुमंडल है, एक फुटबॉल के चारों तरफ वायुमंडल है, ऐसा हम कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ अगर वायुमंडल है तो हो सकता है विषुवत रेखा पर दूरियां और यहां पर नजदीकियां, ठीक है। अब समझिए यह पृथ्वी है, यह है ध्रुव, ठीक है, यह है ध्रुव। अब यह है पृथ्वी, यह है विषुवत रेखा, ठीक है, यह है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा का मतलब पृथ्वी के बीचों बीच जो एक लकीर खींची गई है, पृथ्वी का मध्य बिंदु, मतलब मध्य बिंदु से चारों तरफ, अगर अक्षांश देशांतर आप पढ़ लीजिए हमारे जीएस में जाकर के तो यह समझ में आया। अक्षांश देशांतर हम बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, जीएस में आप पढ़ लीजिए समझ में आ जाएगा। ध्रुव क्या है, विषुवत रेखा क्या है, कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, सब कुछ वहां पर हम पढ़ाए हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि यह जो विषुवत रेखा है, यहाँ पर पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति, मतलब चीजों को खींचने की जो शक्ति है यहाँ पर कम है परिपेक्ष में किसके, ध्रुवों के। अब ध्रुवों पर चीज़ों को खींचने की शक्ति ज़्यादा है, तो यह क्षोभ मंडल के जो इन्वायरमेंट हम बनाए हुए हैं यहाँ पर नज़दीक दे दिए हैं और यहाँ पर दूर। कहने का मतलब क्या है, अब जहाँ पर दूरियाँ हैं, कहने का मतलब वहाँ पर यह क्षोभ मंडल है पूरा, तो यहाँ 16 किलोमीटर, ठीक है, और यहाँ पर 8 किलोमीटर, ठीक है, 16 किलोमीटर 8 किलोमीटर। अब हम ये देखते हैं आखिरकार यहाँ तो 16 किलोमीटर, ठीक है, हो सकता है यहाँ पर 8 से 9 किलोमीटर, यहाँ पर 10 किलोमीटर, यहाँ पर 11 किलोमीटर, यहाँ पर 12 किलोमीटर। कहने का मतलब जैसे जैसे हम ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आएंगे ये ऊंचाई बढ़ती जाएगी, तभी तो एक अंडा आकार का पूरा हमारा इन्वायरमेंट पृथ्वी के चारों तरफ फैलेगा, तभी तो आखिर 8 किलोमीटर 8 से 16 किलोमीटर आते आते कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। इसीलिए कहा जाता है कि ध्रुवों पर 6 महीने एक दिन होता है, 6 महीने का रात होता है। ये सूर्य का अपना मूवमेंट है, ठीक है, दक्षिणायन होना, उत्तरायण होना, यह हम सारी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे, लेकिन आप बस समझते रहिए। तो यही जैसे वह होता है, ठीक है। अब हम फिनलैंड, नॉर्वे यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर समझ लीजिए 6 महीने दिन 6 महीने रात का जो कॉन्सेप्ट है, तो कहीं हो सकता है 3 महीने दिन 3 महीने रात, 4 महीने दिन 4 महीने रात। जैसे जैसे हम नीचे आते हैं ग्रीनलैंड, ठीक है, यहाँ तक तो हम अगर जर्मनी, फ्रांस, यहाँ सब भी देखते हैं तो ये समय दिन और रात में अंतर होता है, अंतर पाया जाता है वहाँ पर। और धीरे धीरे आते आते विषुवत रेखा पे जो देश हैं, ठीक है, जैसे केन्या वगैरह में, ठीक है, यहाँ पर 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रात। कहने का मतलब ये सारी चीज़ें हमें समझनी होंगी, अच्छे से समझनी होंगी, अच्छे से जाननी होंगी। हम बस ये रटे ना, रटेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी। तो यह चीज़ें हम इसलिए समझा रहे हैं कि आप अभी से आदत डालिए इन सब चीज़ों की, कि इस तरीके से कहीं पर छोटा होता है दिन, कहीं पर बड़ा होती हैं रातें, कहीं पर फिर छोटी होती हैं रातें, बड़ा होता है दिन। तो इस तरीके से यह अंडा आकार में पूरी तरीके से हमारा इन्वायरमेंट फैला हुआ है, और हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर जो लगा रही वो भी अंडा आकार में ही लगा रही है, और पृथ्वी अपने 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसको कंबाइंड रूप से एक प्रकृति ने डिजाइन किया हुआ है कि यहाँ पर मौसम परिवर्तन भी होता रहे, दिन और रात भी होती रहे, और यहाँ पर जो भी जीव हैं, जंतु हैं, उनमें विभिन्नता पाई जाए, ठीक है। कुछ जीव रात्रिचर हैं, कुछ जीव दिनचर हैं, कुछ पौधे रात्रि में सांस लेते हैं,
हैं, जीवित रहते हैं, कुछ पौधे दिन में जीवित नहीं रहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, यह चीज़ें बनाई गई हैं तभी विभिन्नता पाई जाएगी। ठीक है, इसमें अगर यहाँ पर कोई वनस्पति उग रही है तो श्योर है यहाँ पर नहीं उगेगी, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट अपने तरीके से जीव और वनस्पतियों को ढालेगा। यहाँ की जो भी वनस्पतियाँ हैं, जीव हैं, वह अपने तरीके से ढालेगा। कहने का मतलब हम अभी क्षोभ मंडल को पढ़ रहे हैं और विधिवत तरीके से कॉन्सेप्चुअल पढ़ रहे हैं कि किसी भी तरीके से अगर प्रश्न को घुमाता है तो वह आपके दिमाग में पूरी तरीके से यह आ जाए कि प्रश्न किस तरीके से घुमा रहा है, हमें जवाब इसका क्या देना है। ठीक है, तो यह देखिए 8 किलोमीटर ध्रुवों से हम देखते हैं और विषुवत रेखा पर आते हैं 16 किलोमीटर देखते हैं। इस तरीके से 8 किलोमीटर 16 किलोमीटर के बीच में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर यह मतलब कि ऊंचाई ऊपर नीचे होती है। ठीक है, हमेशा बुक में आप देखिएगा 16 किलोमीटर, ठीक है, 16 किलोमीटर वो कहाँ से दिया गया रहता है, वह विषुवत रेखा से दिया गया रहता है। ठीक है, कभी कभी 8 किलोमीटर देखिए वो ध्रुवों से दिया रहता है। अब हम देखते हैं कि औसत ऊंचाई कभी कभी दे देता है। औसत ऊंचाई है क्या, ये दोनों को जोड़ लिया जाए, 16 और 8 24। कहने का मतलब इसको जब जोड़ लिया गया तो कितना हो गया, यह 24 किलोमीटर। अब 24 से जब 2 से भाग दिया गया तो ये कितना आया, 12। औसत ऊंचाई देखिए, औसत अगर इसका निकालना है 16 और 8 जोड़ करके इसमें 2 से भाग दिया दीजिए, 12 आ गया। ठीक है, 12 आ गया तो यह क्या हो गया, 12 किलोमीटर औसत ऊंचाई। लेकिन बुक में हमेशा 15 किलोमीटर दिया गया रहता है। इसका कारण ये है कि देखिए हमेशा सबसे ज़्यादा सूर्य तप कहाँ पड़ेगा, कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा अगर मकर रेखा पे पड़ेगा तो वहाँ पर क्या है, ताप ज़्यादा होगा, हवाएं ज़्यादा ऊपर उठ के जाएंगी। जब ज़्यादा ऊपर उठ के जाएंगी तो वहाँ पर क्या हो गया, सबसे मतलब कि दूरी पर यह दूरी 16 किलोमीटर, क्या वहाँ पर 18 किलोमीटर चली जाती है यह ऊंचाई क्षोभ मंडल की कर्क और मकर रेखाओं पर, क्योंकि सूर्य की किरणें वहाँ ज़्यादा पड़ती हैं। ठीक है, लेकिन सूर्य की किरणें कर्क और मकर रेखा के बीच में जो भी स्थलीय भाग है, मतलब कर्क रेखा ये, मकर रेखा ये, अब ये जो पट्टी है, ठीक है, यहाँ की अगर हवाएं सबसे ऊंचाई पर जा रही हैं तो ये एरिया बहुत ही ज़्यादा क्षेत्रफल में कवर करता है। जब ज़्यादा क्षेत्रफल में कवर करता है तो यह अगर हम औसत ऊंचाई फिर क्या ले लेंगे, यह 12 से 15 हो जाएगा। ठीक है, इसको बढ़ा करके 15 किलोमीटर तभी बुक में लिखा गया रहता है कि 15 किलोमीटर। वैसे तो अगर औसत इसका निकाला जाए तो 12 किलोमीटर ही आ रहा है, लेकिन अगर हम यह देखते हैं कर्क और मकर रेखाओं के बीच में जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं वह क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा पृथ्वी को कवर किया हुआ है। आखिरकार ये केवल विषुवत रेखा की ये पट्टी ही नहीं बल्कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह कवरेज बहुत ज़्यादा है ज़मीन का, इसलिए हम इसको 12 से 15 कर देते हैं। औसत ऊंचाई 15 किलोमीटर हम मानते हैं। अब देखिए इसकी सबसे ऊपरी लेयर, मतलब क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी लेयर जब अंत होता है इसका, उसे क्षोभ सीमा कहते हैं। ठीक है, क्षोभ सीमा का मतलब क्या है, यहाँ पर एक ऐसा अंत होता है क्षोभ सीमा का, इसके ऊपर फिर समताप मंडल स्टार्ट होगा। तो याद रखिएगा जो क्षोभ सीमा होती है, यह क्षोभ सीमा सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं शॉर्ट वेव में आती हैं पृथ्वी तक, और यह लौटती जब लॉन्ग वेव में है तो यहीं पर यह रुक जाती हैं। इसलिए क्षोभ मंडल में जो कि हम जैसे देखिए यहाँ से गर्मी, पृथ्वी गर्म हुई, अब जब यह ऊपर तरंगें इससे निकली रात्रि को तो होता क्या है कि यह जाकर फंस जाती है और पूरे क्षोभ मंडल को यह गर्म कर देती हैं। ठीक है, पूरा क्षोभ मंडल गर्म रहता है, तभी हम जीवित रहते हैं, तभी वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे सब जीवित रहते हैं, क्योंकि क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा क्षोभ सीमा है उससे क्रॉस होकर के पृथ्वी के जो पार्थिव विकिरण जो है वो पृथ्वी के लेयर क्षोभ मंडल को क्रॉस नहीं कर पाता है। इसलिए जहाँ पर हम सांस ले रहे हैं वह भी उसी तापमान का और पृथ्वी का जो तापमान है वो भी उसी तापमान पे है। लेकिन याद रखिएगा जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपर जाते हैं तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। इसे सामान्य तापहास दर कहते हैं। अब इसी मतलब क्षोभ सीमा के ऊपर अगर हम जाएंगे तो यह कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब यह इसमें बदलाव तो आता है
मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तैसे तैसे तापमान में बदलाव आता है। ताप ह्रास दर यहाँ देखने को मिलती है क्षोभ मंडल में, लेकिन समताप मंडल में यह दर खत्म हो जाती है। वहाँ पर समताप मंडल मतलब एक समान ताप है। वहाँ पर ऊपर जाने पर कोई फर्क हमें देखने को नहीं मिलेगा। वह चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, वहाँ पर तापमान एक समान बना रहेगा। वहाँ पर इन्वायरमेंट है ही नहीं, तो वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर ऊपर जाने पर तापमान एक समान रहेगा। बस यह रहता कहाँ तक है, क्षोभ मंडल की क्षोभ सीमा तक ये हमें देखने को मिलेगा। अब देखिए हम समताप मंडल पर आते हैं। पृथ्वी की सतह है, ठीक है, यहाँ तक मान लीजिए क्या है, विषुवत रेखा पर अगर रिकॉर्डिंग हम लें तो यहाँ 16 किलोमीटर पर हमें क्षोभ मंडल सीमा देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो करीब 50 किलोमीटर, ठीक है, 50 किलोमीटर पर हमें यह देखने को मिलता है कि समताप मंडल विद्यमान है। इसकी मुख्य विशेषता है कि ऊपर जाने पर यहाँ पर ताप ह्रास दर नहीं पाया जाता, मतलब ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट यहाँ पर नहीं आई जाती। इसीलिए इसका नाम समताप मंडल पड़ा है कि मतलब यहाँ पर एक समान तापमान, चाहे जहाँ पर आप जाइए एक समान तापमान हमें देखने को मिलता है। हमारे एरोप्लेन जो उड़ते हैं इसी मंडल में उड़ते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसी गतिविधियाँ देखने को नहीं मिलती हैं जो हमारे वातावरण को डिस्टर्ब करे, ठीक है। वहाँ पर ना बादल रहेंगे, ना बारिश रहेगा, ना तूफान रहेगा, ना आंधी रहेगा। यहाँ पर समान एक तापमान रहेगा जिसे हम समताप मंडल कहते हैं। इसी परत के ऊपरी सीमा पर, ठीक है, इसी परत के ऊपरी सीमा पर कहने का मतलब क्या है, हम अगर देखें तो 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के मध्य, ठीक है, एक पट्टी पाई जाती है जिसे ओजोन लेयर कहते हैं, ओजोन परत कहते हैं, जो हमारे सूर्य, ठीक है, अगर हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है, अगर हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर से अगर वो आ रही है, किरणें आ रही हैं सूर्य की, अल्ट्रावायलेट किरणें, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हैं, तो यहीं पर छन जाती हैं, ठीक है, यहीं पर छन करके तब आती हैं पृथ्वी पर। तो कहने का मतलब क्या है, ये हमारे लिए जीवनदायिनी लेयर है, ठीक है। हमें यह बहुत ही खतरनाक किरणों से हमारी रक्षा करती है। और यह ओजोन परत O3, मतलब इसे O3 से संबोधित करते हैं ओजोन लेयर को। अब यह इसका देखिए समताप मंडल का एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है, ओजोन लेयर, ठीक है। इसमें पहला क्या है, यहाँ एक समान तापमान बना रहता है। दूसरा ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर ही एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ओजोन लेयर पर बहुत सारे खतरे हैं जो कि हम इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्रदूषण फैल रहा है, प्रदूषण से किस तरीके से क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जरिए ओजोन परत का क्षय हो रहा है, यह किस तरीके से नष्ट हो रही है। सूर्य की जो किरणें हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हैं, इसके जरिए अगर यह नष्ट होगा तो हमारी पृथ्वी पर आएंगे। यहाँ पर कैंसर संबंधित या चर्म रोग संबंधित बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें अपने चपेट में ले लेंगी, ठीक है, रोग फैल जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि यह किरणें नीचे नहीं आ पाती हैं ओजोन लेयर की वजह से। देखिए अगर इसको इंग्लिश में देखा जाए तो यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर, मतलब जो कि क्षोभ मंडल है, उसको इंग्लिश में कभी कभी दे देता है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। और यह जो ऊपरी सीमा है, क्षोभ सीमा, उसको कहते हैं स्ट्रोपोपॉज, ठीक है, स्ट्रोपोपॉज। देखिए इसके बाद समताप मंडल है। समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर। तो कहने का मतलब उसके ऊपर जो है वह ओजोन लेयर है, ठीक है। जैसे यहाँ ट्रोपोपॉज है, वहाँ ओजोन लेयर है, ठीक है। देखिए इसके बाद हम ये देखते हैं एक और है मध्यमंडल, ठीक है। मध्यमंडल, मध्यमंडल क्या है कि इसका विशेष महत्व तो नहीं है, लेकिन मध्यमंडल में बस हमें ये देखने को मिलता है कि जो ताप ह्रास दर है फिर से ऊंचाई के साथ साथ यह बढ़ता महसूस होता है। यहाँ पर ताप ह्रास दर जो है यहाँ तो एक समान रहता है, लेकिन यहाँ पर जाने पर थोड़ा सा इसमें मतलब कि तापमान बढ़ते हुए क्रम में हमको मिलता है, देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल यह पूछा आपसे नहीं जाएगा, यह बहुत मामूली सी बात है। इसको क्या कहते हैं, मध्यमंडल। इसको मध्यमंडल कहते हैं और इसको इंग्लिश में मेसोस्फेयर कहते हैं, ठीक है, मेसोस्फेयर।
इसे इंग्लिश में मेसोस्फेयर कहते हैं। इसका कोई विशेष महत्व तो नहीं है, लेकिन हम जान लें क्योंकि यह पृथ्वी से ऊंचाई तक जाने में जो भी लेयर मिलते हैं, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वैसे मध्य मंडल मिलता है, इसके बाद आयन मंडल मिलता है। ठीक है, आयन मंडल को हम एक पूरा लेक्चर देंगे क्योंकि आयन मंडल बहुत ही विशेष लेयर है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। वहीं से हम जो रेडियो बजाते हैं उनकी कई वेव हैं जो वहीं से हमें प्राप्त होती हैं, और उसका समझ लीजिए जितने भी महत्व हैं हम अगले लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे कि आयन मंडल आखिरकार है क्या, वह किस कारण से हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, उसके भी उपविभाग हैं। कहने का मतलब उपभाग, उप लेयर उसके भी आयन मंडल के हैं। हम उसको बहुत ही विधुत तरीके से आपको समझाएंगे कि उसके किस, देखिए हमेशा प्रश्न कहाँ से बनता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल बहुत लंबा थोड़ा सा है, उसको बहुत अच्छे केयरफुली ढंग से हमें पढ़ना होगा, इसलिए हम अगले लेक्चर में उसको कंप्लीट करेंगे। आज तक बस इतना समझ लीजिए, इतने लेयर हैं और इससे संबंधित आप जितने भी प्रश्न हैं आप बनाते चले जाइए, कहीं पर छूटेगा नहीं। जो भी छोटे छोटे प्रश्न हैं वहां पर क्लियर करते, डेटा बहुत सारे हैं उसको क्लियर करते चले जाइए। यहां पर जो भी प्रॉब्लमें हैं आपको वह हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या कोई भी दिक्कतें हैं उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितने प्रश्न बनते हैं आप खुद ही पढ़ लेंगे। ठीक है, उसमें बस ये जितने 10 साल के पेपर हैं उसको हल करते रहिए। अब जो भी प्रॉब्लमें हों आप हमको बताइए, या आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि इसको हम डेटा भी कंप्लीट करते चलें, जितने भी हैं वो सारे नोट्स में हम कंप्लीट कर देंगे। लेकिन आपको यहां पर बस समझाना है कि यह लेयर मतलब क्या है, पृथ्वी से ऊंचाई के साथ साथ कितने लेयर में हमारा जो इन्वायरमेंट है बटा है, किस कारण से वह बटा है और किस कारण से इसको यह नाम दिया गया, किस कारण से वह नाम दिया गया। देखिए यहां पर कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है। ठीक है, डेटा पढ़ना हो तो हमारे जीएस में जाइएगा। ठीक है, अब यहां पर कॉन्सेप्चुअल अगर पढ़ना हो तो यहीं पर आइएगा। यह आप समझ जाएंगे कि यह है क्या और इसमें क्या पाया जा सकता है। ठीक है, कौन सी गैस पाई जा सकती है, ये हमारे लिए किस कारण से हमारे लिए यह लेयर उपयोगी है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर जानेंगे। अब समझ लीजिए, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक इस वीडियो को जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में इसी जलवायु विज्ञान में और इसी लेयर के साथ, मतलब आयन मंडल के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।